नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाथ में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। पर्यावरण से संबंधित जो श्रृंखला चल रही है यूपी टेट सुपर टेट के लिए या जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उत्तर प्रदेश में या इंडिया के किसी भी क्षेत्र में, उससे संबंधित जो इकोलॉजी इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट से जो प्रश्न आते हैं उसकी एक बहुत ही अच्छी श्रृंखला आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम शोषण स्तर का स्थान प्राप्त है वो है सर्वाहारी। सर्वाहारी या ओमनिवोरस। ओमनिवोरस ऐसे होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी होते हैं, इसलिए इनको सर्वाहारी कहा गया है। और ये उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त करते हैं क्योंकि एक पिरामिड में सर्वाहारी सबसे ऊपर होता है, जिसे हम ओमनिवोरस कहते हैं। ओमनिवोरस कहते हैं। और उसके नीचे शाकाहारी होते हैं और इसके नीचे अन्य। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक संगठक नहीं है। तो वायु पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक संगठक नहीं है क्योंकि वायु एक निर्जीव चीज़ है और ये जीवित संगठक में इनको काउंट नहीं किया जाता है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो वो है हमारा सूर्य। जो भी हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत रहा है वो सूर्य ही रहा है। किसी भी इकोसिस्टम के लिए सूर्य हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं वो होते हैं कवक, जीवाणु, बैक्टीरिया। देखिए, सबसे निचले हिस्से में जिसको हम अपघटक कहते हैं वो परितंत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए। तो जो जीव अपघटक हैं वो कवक और जीवाणु होते हैं। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़ने की प्रक्रिया को तेज करते हैं और पुनः चक्रीकरण को पूर्ण करते हैं। तो ये पोषक तत्वों को ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोल क्रीम, प्रोटोजोआ और केचुआ भूमि अदा करते हैं, ये अपघटक हैं। ये सभी जितना हमने यहाँ पे नाम लिया जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता है। कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? याद रखना, प्राथमिक उपभोक्ता चींटी तथा हिरन है। बात कर लेते हैं, किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं तो वो आते हैं शाकाहारी प्राणी। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में अगर कोई आएगा तो वो होगा शाकाहारी प्राणी। ये शाकाहारी होते हैं और ये प्रथम उपभोक्ता होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपघटक, जिसे हम डीकम्पोजर कहते हैं। अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों ही किस श्रेणी में आते हैं? अपघटक प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है तो वो है चींटी। चींटी को हम अपमार्जक में भी देखते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में भी देखते हैं क्योंकि ये दोनों का कार्य करता है। तो वो क्या सही उत्तर होगा? चींटी। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों हरे पौधों से प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों जैसे हरे पौधों से प्राप्त करते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता याद रखिएगा शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव क्या है? प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है। किसी भी फूड चेन में जो ह्यूमन होता है वो प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों होता है। इसका रीजन ये है कि जो ह्यूमन होता है वो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है, इसलिए इसको दोनों में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाक सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता जबकि मांस भक्षी होने पर श्रेणी में आएगा द्वितीयक उपभोक्ता। अगर कोई शाक सब्जी का सेवन कर रहा है, हरी चीज़ों को खा रहा है, घास को खा रहा है, पेड़ पौधों की को खा रहा है, पत्तियों को खा रहा है तो वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा, शाकाहारी होगा। लेकिन अगर वो मांस को खा रहा है, किसी जानवरों के मांस को खा रहा है तो वो मांसाहारी कहलाएगा। और मांसाहारी जब कहलाएगा तो वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्री वातावरण में कुछ प्राथमिक उत्पादक होते हैं।
मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं समुद्री वातावरण में, मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो है फाइटोप्लैंक्टन। याद रखिएगा, हमारे जो अर्थ है इस पे अगर O2 है, उसका सबसे बड़ा रीजन अमेजन नहीं है। अमेजन जंगल को तो हम कहते हैं कि अर्थ का लंग्स है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा अगर रोल कोई निभाता है तो समुद्र में रहने वाले फाइटोप्लैंक्टन, ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो याद रखिएगा, नंबर 1 पे फाइटोप्लैंक्टन आते हैं, उसके बाद ही आता है ओजोन, अमेजन के जंगल। तो समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक है वो है फाइटोप्लैंक्टन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक है वो होते हैं हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद किसी एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम संतरण प्रदर्शित होगा वो है सांप। और यही डीडीटी की वजह से हमारे देश भारत में गिद्धों की जो जनसंख्या वो विलुप्त होने के कगार पे या विलुप्त हो ही चुकी है। तो ये डीडीटी बहुत ही खतरनाक एक कीट रसायन है जिसका हम लोग प्रयोग करते थे। वर्तमान समय में डीडीटी को भारत में बैन कर दिया गया है, अब डीडीटी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं? इसको हम बायोमैग्निफिकेशन या जैविक आवर्धन कहते हैं। जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं तो इसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। कुल मिलाकर इसका तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से मैंने बताया, अभी उदाहरण दिया था आपको गिद्ध के बारे में, उसमें होता क्या था, जब डीडीटी किसी खेतों में छिड़काव हो जाता था तो उसके अंदर जो कीड़े मकोड़े रहते थे उन पर भी ये डीडीटी चला जाता था और इन कीड़े मकोड़ों को गिद्ध खा लेता था, जिसकी वजह से वो जो केमिकल है वो उस कीट मकोड़े के साथ साथ गिद्ध के पेट में चला जाता था और उसके आंत को, उसका आंत रहता था उसको सड़ा देता था और कुछ समय पश्चात गिद्ध की मृत्यु हो जाती थी। तो वही बात है यहाँ पर जैविक आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, उनके आहारों में कुछ अशुद्धियाँ के साथ साथ सेवन हो जाता है जिससे उनको समस्या उत्पन्न होती है और मृत्यु भी हो जाती है। इसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डीडीटी जैसे प्रदूषक होते हैं जैव अनिम्नीकरण पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, वो है यूकोलिप्टस। और यूकोलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण घोषित किया गया है, वो है पर्यावरण शत्रु के रूप में। हम यूकोलिप्टस को एक शत्रु की तरह मानते हैं क्योंकि यूकोलिप्टस, या इसको हम क्षेत्रीय भाषा में बल्ली बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जल ग्रहण करता है जिसकी वजह से इसको शत्रु माना गया है, पारिस्थितिकी तंत्र का एक शत्रु माना गया, जिसकी वजह से अब इस पेड़ को नहीं लगाया जाता है और सरकार की तरफ से इसको बैन कर दिया गया है। वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है वो है यूकोलिप्टस को पर्यावरण का एक शत्रु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैंटीन आवास का उदाहरण है वो है तालाब और दलदल, इसे हम लैंटिक आवास कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। इनके उदाहरण हैं आर्द्रभूमि, तालाब, झील और जलाशय, ये सब लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहते जल के आवास लोटिक आवास कहे जाते हैं, जैसे नदी। एक होता है लैंटिक और दूसरा होता है लोटिक। लैंटिक जल में क्या होता है, लैंटिक आवास क्या होता है, इसमें जो जल होता है वो स्थिर होता है, वो चलता नहीं है, किसी एक जगह पे रुका हुआ होता है, जैसे आर्द्रभूमि, तालाब, झील या जलाशय। जबकि लोटिक होता है उसमें क्या होता है, वो जल बहता रहता है और उसमें बहुत सारे जो जीव भी रहते हैं उसके साथ वो भी बहते रहते हैं। तो ये लैंटिक और लोटिक का कॉन्सेप्ट है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।